बंगाल मिरर के पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे भाजपा के लड़ाकू और जुझारू नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री दुर्गेश नागी जी से। दुर्गेश नागी जी, सबसे पहले आपको राज्य में भाजपा की सरकार बनने की बधाई। चलिए मुद्दों पर बात करते हैं। भाजपा की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी हुई। अब इसके आगे क्या? भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सभी सनातनियों ने, सभी हिंदुओं ने बहुत बड़ी जीत और विजय दिलाई है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार 4 मई को मोदी जी के नेतृत्व में बनकर पश्चिम बंगाल में तैयार हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें से एक महिला मंत्री जो म्युनिसिपल अफेयर्स और नारी कल्याण को देखेंगी, वो हमारे आसनसोल से ही श्रीमती अग्निमित्रा पॉल जी हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना रोड मैप तैयार करके रखा है। कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और इस कैबिनेट की पहली बैठक में काफ़ी सारे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। जैसे 1 जून से, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने वादा किया था, 1 जून से पश्चिम बंगाल की सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में 3000 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर करने के काम भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सरकार करेगी। जिन महिलाओं ने लक्की भंडार के फॉर्म को भरा था, जिनके अकाउंट में लक्की भंडार के पैसे आते थे, उन लोगों को किसी ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे ट्रांसफर जाएंगे। एवं जिन महिलाओं को लक्की भंडार से वंचित किया गया था, खासकर हिंदू समुदाय की महिलाएं, खासकर भारतीय जनता पार्टी करने वाली महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के सोच और विचारधारा को रखने वाली महिलाएं, उन सभी माताओं और बहनों के अकाउंट में 3000 रुपये ट्रांसफर करने का काम 1 जून से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ साथ में 321 परिवार जो राजनीतिक बलि चल गए, जिन लोगों की हत्याएं कर दी गई, 321 लोगों की जो हत्याएं हुई सीपीएम के शासनकाल में, तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिवार की जिम्मेदारी पहली कैबिनेट की बैठक में शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की सरकार ने लेने का फैसला लिया है, जिसका हम सभी तहे दिल से बहुत ही साधुवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिम बंगाल भाजपा एवं भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये इस बात को सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है कि हमारी रीढ़, हमारी सबसे बड़ी बैकबोन कार्यकर्ता ही है, जिसके साथ पार्टी खड़ी है। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब से जो भारतीय जनता यहाँ पर पश्चिम बंगाल में वंचित रखा गया लोगों को, 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों को सरकारी जॉब का अवसर नहीं मिला, जिनकी उम्र निकल गई, उनको ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अमित शाह जी ने, मोदी जी ने वादा किया था, उस वादे को पूर्ण करते हुए पहली कैबिनेट में ही शुभेंदु अधिकारी जी ने 5 साल की ऊपरी आयु सीमा की छूट देने का प्रावधान किया है, जिससे कि अब वो सभी लोग जो तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जिनकी उम्र निकल गई और सरकारी जॉब को प्राप्त नहीं कर पाए, उन सभी लोगों को 5 साल और मिलेंगे और वो सरकारी जॉब का लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा किया था कि हमें देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और रोहिंग्या और अनुप्रवेशकारी जो पश्चिम बंगाल से होकर पूरे पश्चिम बंगाल और भारत में घुसकर भारत विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों को करते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जिससे बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, गृह मंत्रालय फेंसिंग करने के लिए जमीन की मांग कर रहा था, जो करीब 8000 किलोमीटर के आसपास जो बांग्लादेश की सीमा एवं अन्य देशों की सीमाएं जो लगती हैं पश्चिम बंगाल के साथ में, उस फेंसिंग की जमीन में जो रुकावटें आ रही थी, उसको भी शुभेंदु अधिकारी जी ने पहली कैबिनेट में खत्म किया है। 45 दिन के अंदर बीएसएफ को सारी जमीनें आवंटित कर दी जाएंगी और उसके साथ साथ में ही फेंसिंग करने का काम भी हो जाएगा, जिससे कि यहाँ की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी और पश्चिम बंगाल में कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा, जैसा कि अमित शाह जी का वादा था। उस संकल्प को संकल्पबद्ध करने का काम शुभेंदु अधिकारी जी ने प्रथम कैबिनेट में किया है। इसके साथ साथ में आयुष्मान भारत, जिसको पश्चिम बंगाल के लोगों को वंचित रखा गया, उस आयुष्मान भारत योजना के तहत पश्चिम बंगाल को भी
आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा और जिसके पास भी आयुष्मान भारत का कार्ड रहेगा वो पूरे भारतवर्ष में अब अपना इलाज करा पाएगा। ये योजना भी कल प्रारंभ की गई है। साथ ही साथ जो न्याय संहिता पुराने नियम कानून के साथ यहाँ पर न्याय संहिता चल रही थी, पुराने कई मामलों में जो यहाँ पर जो अत्याचारी लोग थे, भ्रष्टाचारी लोग थे, जो गलत काम करने वाले लोग थे, जिनको यहाँ पर सजा नहीं मिल पा रही थी, और बीएनएस कानून जो भारत में लागू हुआ, उस बीएनएस कानून को जो पश्चिम बंगाल सरकार ने यहाँ लागू होने से रोका था, उस बीएनएस कानून को भी कल से लागू कर दिया गया है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सभी मामलों का निष्पादन होगा एवं सभी पश्चिम बंगाल के लोगों को तय समय पर जवाबदेही के साथ न्याय मिलेगा। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार ने कल निर्णय लेकर किया है, जिसका हम साधुवाद करते हैं। साथ ही साथ जितने भी आईएएस अफसर, जितने भी आईपीएस ऑफिसर जो पश्चिम बंगाल में नौकरी कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन लोगों को पश्चिम बंगाल की सरकार बाहर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाने देती थी। अब कल से ये समस्याएं खत्म हो गई हैं। सभी आईएएस और आईपीएस जो पश्चिम बंगाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर ट्रेनिंग करने के लिए जाने की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध करा दी गई है। अब यहाँ अच्छे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को जो भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, उस ट्रेनिंग को वो लेकर पूरे भारतवर्ष से आएंगे और पश्चिम बंगाल को एक सुरक्षित बंगाल, एक सुरक्षित बांग्ला बनाने का काम करेंगे। बात तो हुई राज्य की, हम बात करते हैं आपके शहर अपने आसनसोल की। शहरी विकास मंत्री भी आसनसोल को मिला है। आसनसोल के वासी क्या अपेक्षा रखेंगे इस सरकार से? देखिए कितनी विडंबना है। आपने देखा होगा नगर निगम के चुनाव हुए, हमारी आसनसोल उत्तर विधानसभा से 2021 के जो उम्मीदवार थे कृष्णेंदु मुखर्जी जी, वो जब अपने वोट केंद्र में वोट देने के लिए गए तो तृणमूल के बूथ चोर और लुटेरे जो थे, गुंडी वाहिनी जो थी, उनको उन्होंने बाधित किया, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया। पूरे आसनसोल में उत्तर विधानसभा हो, चाहे दक्षिण विधानसभा हो, चाहे कुल्टी हो, चाहे रानीगंज हो या जमुड़िया विधानसभा हो, ये सब आसनसोल नगर निगम के अंदर में आते हैं। आसनसोल के 106 वार्डों में ये सारी विधानसभाएं फैली हुई हैं, कुछ पंचायत का एरिया भी है। इस नगर निगम और पंचायत के एरिया में तृणमूल कांग्रेस ने जो व्यापक रूप से बूथ चोरी करने का जो काम किया, वोट चोरी करने का जो काम किया, बूथ लूट कर जो अपना शासन और सत्ता चलाई, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में ये फैसला किया और मोदी जी ने यहाँ की जो अग्नि कन्या है अग्निमित्रा पॉल, उनको नगर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। अब पूरे पश्चिम बंगाल के जितने भी नगर निगम है, जितने भी म्यूनिसिपैलिटी है, जितनी भी पंचायत है, उन सब में फ्री और फेयर चुनाव होगा एवं अच्छे और सच्चे जन सेवक चुनकर आएंगे, जो सभी आसनसोल के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में जहां जहां भी वो उम्मीदवार बनेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जनता के प्रति जवाबदेही रखते हुए साफ सफाई, सड़क सुरक्षा व्यवस्था, इन सब की व्यवस्थाएं करेंगे और एक सुंदर पश्चिम बंगाल, एक सुंदर आसनसोल बनेगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। आसनसोल शहर की सबसे प्रमुख समस्याओं में देखा जाए तो अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और ट्रैफिक व्यवस्था है। इस पे आप लोग कैसे काम करेंगे? आसनसोल की, बिल्कुल आपने सही कहा, आसनसोल की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है। आपने देखा होगा हमारे आसनसोल शहर के बीच से एक नदी जा रही है, गरुड़ी नदी। उस गरुड़ी नदी को इन लोगों ने पॉल्यूटेड तो किया ही है, दूषित तो किया ही है, इसके साथ अतिक्रमित भी कर दिया है। पूरे गरुड़ी नदी के किनारे किनारे में तृणमूल कांग्रेस के अवैध पार्टी ऑफिस, अवैध मैरिज हॉल, अवैध क्लब, अवैध कब्जे किए हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको शोषित और पोषित करने के लिए उन्होंने विशेष समुदाय को यहाँ की सरकारी जमीनों पर, एडीडीए की जमीनों पर बसाया एवं पलने पोषने का अवसर प्रदान किया, जिसके कारण वहां पर हर तरीके के अतिक्रमण को छूट मिली लोगों को और उन्होंने आसनसोल की इंक्रोचमेंट करके आसनसोल की दिशा और दशा को पूरा बिगाड़ के रख दिया। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो प्रशासन को भी सशक्त करने का काम भाजपा कर रही है और यहाँ पर बहुत जल्दी ही आसनसोल को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलेगा एवं आसनसोल में सभी लोग बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आना जाना कर सकेगी, ऐसी व्यवस्थाएं बनेगी, ये हमारा संकल्प है। अक्सर भू माफियाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं, अवैध निर्माण में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी? आसनसोल नगर निगम हर तरीके के आसन और जो यहाँ की पंचायत और पंचायत समितियां हैं वो
भू माफियाओं को संरक्षण देती हैं। यहाँ के मंत्री, यहाँ के मेयर, यहाँ के डिप्टी मेयर, यहाँ के जो भी तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके जो छुटभैया नेता आगे पीछे उनके करते थे, उन लोगों ने विशेषकर एक विशेष समुदाय के लोगों को ही कंस्ट्रक्शन एवं भू माफिया का काम करने के लिए पाल कर रखा हुआ था। उनके अलावा वो कोई भी नहीं कर सकता था। आसनसोल का एक चर्चित नाम रेल पार से आता है, जिसमें आसनसोल के बहुत सारे डिस्प्यूटेड जगह, ज्योति नगर रेल पार के अंचल में, हाईवे के ऊपर में बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर और सरकारी जमीनों पर, ईसीएल की जमीनों पर, सेल की जमीनों पर, रेलवे की जमीनों पर कब्जा करके गलत कागज बनाकर उनको बंदर बाट करने का काम, उनको खरीदने बेचने का काम किया है। विगत दिनों में उनके ऊपर मामला भी हुआ है। उनके ऊपर अब असल कार्रवाई की जाएगी और हर एक भू माफिया, चाहे वो क्लासिक कंस्ट्रक्शन हो या चाहे वो एमआर कंस्ट्रक्शन हो या जो भी, या एफएनजेड कंस्ट्रक्शन हो या एक्सवाईजेड जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहे हैं, जिनको की ट्विस्ट एंड टर्न करके प्लान पास करके दिया गया है, चाहे वो मुर्गा साल का एरिया हो, उषाग्राम का एरिया हो, हाटन रोड का एरिया हो। आप देखेंगे आसनसोल की एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, एटवाल बिल्डिंग। उस एटवाल बिल्डिंग को भी वहां के स्थानीय माफिया ने, जो कि रियल एस्टेट माफिया है, उसने ट्विस्ट एंड टर्न करके कब्जा करके वहां पर कलकत्ता बाजार खोल दिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी प्रशासन इतना मूक था, मंत्री का वो करीबी था, तो इतना ज्यादा दबदबा था कि वो कलकत्ता बाजार का बंद करने का ऑर्डर होने के बाद भी, हाई कोर्ट का और कॉर्पोरेशन के द्वारा उसमें इंजेक्शन लगा देने के बाद भी वो कलकत्ता बाजार चलता ही रहा। इसी तरीके से आपने देखा होगा, जो 14 वर्षों से आसनसोल के बस्तिन बाजार में दुर्गा पूजा जो बंद की गई थी, वो दुर्गा पूजा को बंद करने का काम भी इस भू माफिया ने ही किया था, इस जमीन माफिया, इस रियल एस्टेट माफिया ने ही किया था। और उस मंदिर और उसके आसपास की प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड करके 14 वर्षों तक सनातनियों के साथ, आसनसोल के दुर्गा भक्तों के साथ उसने घिनौना अपराध किया है। और आसनसोल की उस दुर्गा पूजा को इन 2, 4, 5 लोगों को खुश करने के लिए मंत्री मलय घटक ने बंद करके रखा था, क्योंकि अब हमारे विधायक और मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम बस्तिन बाजार का मंदिर खोलकर आपको देंगे, आप मुझे कृष्णेंदु दीजिए। तो आसनसोल के सनातनियों ने कृष्णेंदु दिया है और कृष्णेंदु ने मंदिर आसनसोल को खोल कर दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब वो भू माफिया, वो जमीन माफिया सावधान हो जाए, जो यहाँ पर गलत और गड़बड़ी कर रहे थे और गलत तरीकों से प्लान वगैरह और पानी और इलेक्ट्रिक के परमिशन वगैरह लेकर गलत तरीके की बोरिंग करके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इन सबकी जांच बहुत जल्द होने वाली है। अवैध ड्रग्स, शराब बिक्री, इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? अवैध ड्रग्स और शराब बिक्री, ये जो समस्या है, ये आसनसोल की समस्याओं में सबसे गंभीर समस्या है। जैसा कि हमारे आसनसोल के विधायक जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी, और विधायक पद पर आसीन होने के बाद ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि आसनसोल में इमीडिएटली, जल्द से जल्द हमें आसनसोल को ड्रग्स मुक्त करना है। आसनसोल में ड्रग्स का जो संचालन है, वो संचालन यहाँ पर रेल पार एरिया, मनोज सिनेमा के आसपास का एरिया और गिरमिट का एरिया, काली पहाड़ी का एरिया, आसनसोल बाजार का एरिया, इन सब जगहों में हो रहा है। आसनसोल में जितनी सरकारी शराब बिक्री करने की जो दुकानें हैं, उससे ज्यादा ही नहीं बल्कि 4 गुना से ज्यादा दुकानें और होटल जो हाईवे के संलग्न और आसनसोल के अंदर आसपास में चल रहे हैं, उन सब में 10 बजे रात्रि के बाद अवैध शराब को एक अलग मूल्य लेकर, अधिक मूल्य लेकर बेचा जाता है। और ये पूरा संरक्षण यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, जो डिप्टी मेयर थे, यहाँ का जो एमआईसी था गुरुदास चटर्जी, इन लोगों के संरक्षण में ये पूरी अवैध शराब की बिक्री, नशा खिलौने का गिरोह चलाया जा रहा था। प्रशासन को इसकी पूरी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रशासन को सूचित और किया गया है कि जल्द से जल्द इस ड्रग्स को खत्म किया जाए, इस ड्रग्स से मुक्ति दिलाई जाए, इस गांजे के जो अवैध कारोबार किया जा रहा है इसको इससे आसनसोल को मुक्ति दिलाई जाए और अवैध शराब की बिक्री पर भी लगाम लगे, ताकि आसनसोल का युवा समाज एक सही धारा में बढ़कर, एक उन्नति की धारा में बढ़कर आसनसोल के विकास में अपना योगदान दे पाए। अवैध कारोबार के कोयलांचल क्षेत्र में कोयला हो या बालू हो या लोहा हो, इसके अवैध कारोबार को लेकर अक्सर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी सिंडिकेट राज नहीं चलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी एवं हमारे मुख्यमंत्री जी शुभेंदु अधिकारी जी, इन लोगों का साफ सुथरा का एक सिद्धांत है, जीरो टॉलरेंस। कोई तोलाबाजी, कोई सिंडिकेट पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही थी, वो 75 और 25% के रेशियो में चल रही थी। नवंबर महीने में यहाँ के सिंडिकेट की कमर को
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सीबीआई ने, एनआईए ने, इनकम टैक्स ने तोड़ने का काम किया है। आपने देखा होगा धनबाद से लेकर कलकत्ता, आसनसोल, दुर्गापुर के विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी 2 नंबरी कोयला व्यवसायी थे, जितने भी 2 नंबरी लोग थे, उन लोगों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन करके रेड किया है, कुर्की जब्ती हुई है, पैसों की जब्ती हुई है। बहुत माने गंभीर, बहुत ही संवेदनशील दस्तावेज उनके पास से मिले हैं, किस तरीके से टोलाबाजी और सिंडिकेट यहाँ पर चल रहा था, उसको बंद करने का काम हुआ है। और आज मैं क्योंकि एक अखबार यहाँ पर पढ़ रहा था, दैनिक जागरण, उसमें भी आया है कि फिर से कुछ कोयला चोर यहाँ पर सिंडिकेट बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं। और कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोगों ने प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी से ये कंप्लेन की है कि उनको मैसेज आ रहा है 2-3 लोगों के तरफ से, जो पांडेश्वर, रानीगंज, जमुड़िया, आसनसोल, कुल्टी क्षेत्र में जो डीओ के कोयला उठाने का काम होता है, उन डीओ कोयला धारकों से 2000, 2100, 1400, 1500, 800, 600 रुपए पर टन के हिसाब से उगाही करने का दबाव डाल रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने ये प्रशासन को निर्देशित किया है और भारतीय जनता पार्टी भी संकल्पबद्ध है कि किसी तरीके की 2 नंबरी कोयला, बालू, पत्थर सिंडिकेट को यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा और हर तरीके के 2 नंबरी और अवैध कार्य को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, इस समस्या से आप लोग कैसे निपटेंगे? आसनसोल में प्रदूषण की सबसे बड़ी जो समस्या है, ये 34 वर्ष के सीपीएम के शासनकाल में एवं 15 वर्षों के तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में ये बढ़ी है। ये समस्या के 2 रूप हैं। पहला रूप है क्योंकि आसनसोल एक शिल्पांचल एरिया है, शिल्पांचल इस को कोयलांचल कहा जाता है। इस कोयलांचल में बहुत सारी कोयलेरीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ईसीएल की हैं। उन कोयलेरीज के द्वारा तो वृक्षारोपण का काम किया ही जाता है, लेकिन क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार और सीपीएम की सरकार कोयला चोरी, बालू चोरी, इन सब चीजों से पोषित और शोषित थी, तो उसने यहाँ पर व्यापक रूप से यहाँ की नदियों को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया है। बालू चोरी कर कोयला चोरी करने के कारण उसने यहाँ के जंगलों को काट कर तबाह कर दिया है। मैथन के आसपास, सलामपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर बड़े पैमाने पर वृक्षों की चोरी दिन रात होती थी तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के समय में। इस चीज को बढ़ाने का काम किया है, जिस कारण से यहाँ की पर्यावरण में असंतुलन हो गया है। यहाँ की जितनी भी सरकारें, यहाँ जो कंपनियां हैं, ईसीएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीएलडब्ल्यू हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीएसआर फंड के जरिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम करेगी। और मोदी जी का भी एक पेड़ माँ के नाम जो संकल्प पत्र है, उसको भी आने वाले समय में पूरे पश्चिम बंगाल में हम बहुत अच्छी तरीके से लागू करेंगे। एवं यहाँ के विधायक की भी यही, कृष्णेंदु मुखर्जी जी, हम समस्त आसनसोल वासियों की यही सोच है, पूरे भाजपा भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है, हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, प्रदूषण का कारण यहाँ पर जो कोयलेरी और जो फैक्ट्रियां चल रही थी, क्योंकि उन फैक्ट्रियों के में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के और उनके छुटभइये लोगों के अकाउंट चलते थे। इस कारण से उन फैक्ट्रियों को खुले में प्रदूषण फैलाने की पूरी छूट थी। उनके पोल्यूशन का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी जाती थी। और आप देखेंगे मंगलपुर एरिया में भयावह रूप से प्रदूषण होता था। आप देखेंगे बख्तर नगर एरिया में काफी सारे लोग प्रदूषण की वजह से मर गए हैं, जमुड़िया एरिया में प्रदूषण की वजह से मर गए हैं, आसनसोल एरिया में प्रदूषण की वजह से मर गए हैं। इन सब चीजों को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में करेगी। ये आप देखेंगे आसनसोल में अवैध ऐसी बसें चल रही हैं जिनका फिटनेस फेल हो चुका है, जिनकी 15 वर्ष से ज्यादा आयु हो चुकी है, जिन बसों में अब कुछ बचा नहीं है, वो किरासन तेल और डीजल मिलाकर चल रही हैं। 55 नंबर के पुरुलिया के टोटो चल रहे हैं, झारखंड के ऑटो यहाँ पर चल रहे हैं जो किरासन तेल और डीजल मिक्स करके चलते हैं, जिस कारण से आसनसोल शहर प्रदूषित हो गया है। इसके साथ साथ में यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवजह का यहाँ पर हॉर्न बजाते हैं स्कूल और हॉस्पिटल्स के सामने, वो भी एक प्रदूषण का भाग है जो प्रदूषण में आता है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आसनसोल शहर को हम अपना शहर मानकर, यहाँ के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो रहने वाले अपना शहर मानकर इसको प्रदूषण से बचाने का काम करें। स्वच्छ भारत अभियान जो है मोदी जी का, इससे हम लोग जुड़े एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम अपना कूड़ा कचरा जो है वो निर्धारित स्थल पर फेंके एवं अपने आसपास घर परिवार और मोहल्लों को साफ रखने का काम करें। और इस प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में काम करेगी और आसनसोल को प्रदूषण मुक्त करके साफ सुथरे शहरों की श्रेणी में बहुत ऊंचे पायदान पर लेकर जाएगी। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। आसनसोल बर्नपुर के आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ा रीढ़ है सेल आईएसपी कारखाना। केंद्र सरकार यहाँ 35,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। विगत वर्षों में देखा गया है कि यहाँ
कुछ लोगों का वर्चस्व रहा है, स्थानीय लोगों को ठेकेदारी या रोजगार या अन्य कामों में तरजीह नहीं मिलते, इस पर आप लोग क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री अभी हैं शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु अधिकारी जी को हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और हमारे आसनसोल के जनप्रिय नेता और एवं आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जी चुनाव से पहले आपके लेकर आए थे 13 नंबर। शुभेंदु अधिकारी जी को आसनसोल के जनप्रिय नेता आसनसोल के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जी चुनाव से पहले लेकर आए थे और उन्होंने इसको स्टील प्लांट में जो डीआईसी साहब हैं सुरजीत मिश्रा जी, उनको जाकर शुभेंदु अधिकारी जी के साथ जाकर बात की थी कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को 20,000 वहाँ पे लोगों के कर्म संस्थान की व्यवस्था है, 20,000 लोगों की आवश्यकता है मॉडर्नाइजेशन में, उन लोगों को वहाँ पर काम देना होगा। इस काम में सबसे पहले आवाज उठाने की काम कृष्णेंदु मुखर्जी जी ने यहाँ के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के साथ में किया था। हमारे जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, पूरा जिला नेतृत्व भी उनके साथ में डीआईसी साहब और सेल आईएसपी के साथ बात करने के लिए गया था। तो आसनसोल के लोगों को घबराने की बात नहीं है। जैसे कि डबल इंजन की सरकार आसनसोल में चल रही है, पश्चिम बंगाल में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार समन्वय बनाकर बंगाल का उन्नति और विकास करना चाह रही है और विकास करेगी। उसी प्रकार आसनसोल की उत्तर विधानसभा, दक्षिण विधानसभा नहीं, यहाँ पर पूरा आसनसोल भारतीय जनता पार्टी एवं सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ के विधायक एवं नेतृत्वगण आसनसोल के सभी युवाओं को उनकी क्षमता एवं उनकी शिक्षा के अनुसार इसको स्टील प्लांट में, रेलवे में और जहाँ जहाँ भी कर्म संस्थान की यहाँ पर अवसर उपलब्ध होंगे, युवाओं को अवसर देने का काम करेंगे ताकि यहाँ के युवा भी मजबूत हो सके एवं इसको स्टील प्लांट में स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। अब आपसे आखिरी सवाल करेंगे बागेश्वर बाबा को लेकर। जी, बागेश्वर बाबा से आपका काफी करीबी संपर्क रहा है जी। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा भी था कि दीदी ने जब अनुमति नहीं दी तो मैं बंगाल तभी आऊंगी जब दादा की सरकार बनेगी। अब दादा की सरकार बन चुकी है, क्या बागेश्वर सरकार यहाँ आएंगे? आपने एक बहुत ही दिल को छूने वाला सवाल मुझसे कर लिया। बागेश्वर धाम सरकार से मैं पिछले 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और बागेश्वर धाम सरकार से बीच बीच में मैं मिलता जुलता भी रहता हूँ और वहाँ आशीर्वाद लेने को जाते हैं। कलकत्ता में एक 5 लाख कंठे गीता पाठन प्रोग्राम एक हुआ था। उस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार आए थे और भी बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे और उन्होंने यहाँ पर सनातनियों को विजय दिलाने के लिए मंत्रोच्चार किया था, गीता का पाठ किया था और उनके पुण्य प्रभाव के जरिए ही, पुण्य प्रभाव से ही भारतीय जनता पार्टी की सनातनियों की, हिंदुओं की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है। बागेश्वर धाम सरकार ब्रिगेड में राम कथा करने के लिए आ रहे थे। उनकी रैली वहां पर, उनकी राम कथा का पूरा आयोजन वहां पर हो चुका था, टेंट वेंट सारी चीजें तैयार हो गई थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की निर्दयी सरकार, जो सनातन विरोधी सरकार थी, उसने बागेश्वर धाम सरकार को कथा करने वहां नहीं दिया। बाबा रुष्ट हो गए और बाबा की रुष्टता का प्रभाव ऐसा हुआ कि तृणमूल कांग्रेस का समूल विनाश हो गया। बाबा कहकर गए थे कि दीदी ने कथा नहीं करने दी है, तो क्या हुआ, जब दादा आएंगे तो हम कथा करेंगे। 3 दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का, पूर्ण महाराज जी का, गुरुदेव जी का मुझे फोन आया था, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द बंगाल में कथा करना चाहता हूँ, आप हमारे हमारे भक्तों में, आप हमारे पागलों में से हैं, तो आप वहाँ पर कथा की एक व्यवस्था कीजिए। मैंने यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं श्री कृष्णेंदु मुखर्जी जी, ये बात तुरंत उन तक पहुंचाई और कृष्णेंदु मुखर्जी जी को कहा कि महाराज जी पश्चिम बंगाल में बागेश्वर धाम की कथा करना चाहते हैं, तो दादा क्यों नहीं इस कथा को हम आसनसोल में आयोजित करें। तो बहुत जल्द बाबा बागेश्वर धाम पश्चिम बंगाल में सनातनियों के पास आ रहे हैं। हिंदुत्व की अलग जलाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना लेकर वो चले हैं, उस यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का काम पश्चिम बंगाल और आसनसोल और इसके आसपास के जिले के सभी लोग करेंगे और हम सभी लोग मिलकर बागेश्वर धाम सरकार की कथा को सफल बनाएंगे। ये प्रण हम लेंगे और हमारे जो माननीय विधायक, जो जन नेता, जो सनातनी पुत्र कृष्णेंदु मुखर्जी जी हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति बताई है। बहुत जल्द इस कार्यक्रम के दिशा निर्देश हम तय करेंगे। एवं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कुछ फर्जी लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पिछले समय में भी घूम रहे थे और अभी भी घूम रहे हैं, उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हम बहुत जल्द बागेश्वर धाम सरकार को आसनसोल में लेकर आने वाले हैं और आसनसोल में, पश्चिम बंगाल में बागेश्वर धाम
भी बनेगा और बागेश्वर धाम सरकार की कथा भी होगी। ये हमारा प्रण है और इसको हम पूर्ण करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।